यस, आज हमारा पाठ होगा कारक। व्याकरण में हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि कारक कहते किसे हैं? बताइए, कारक कहते किसे हैं? किसी को नहीं पता कि कारक किसे कहते हैं? यस, संज्ञा तथा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। और कोई जिसे पता हो कि कारक किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता कि कारक किसे संज्ञा सर्वनाम के जिस से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। हाँ, देखिए, कारक का मतलब है कि चिन्ह। ठीक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच जिसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे हम कहते हैं कारक। ठीक है, जैसे दादाजी ने, अब आप कह रहे हो कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच से जो संबंध स्थापित करे उन चिन्हों को हम कहते हैं कारक। तो आप कहोगे कि दादाजी ने खाना खाया। ठीक है, दादाजी ने खाना खाया। अच्छा, अब आप बताएं, आपको ये स्क्रीन दिख रही है बच्चों? आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं, क्यों? मैंने तो शेयर किया है स्क्रीन। ओके, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है सर। हाँ, देखिए, कारक चिन्ह यानी दादाजी ने खाना खाया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इसमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें कारक का, अब दादाजी क्या है? दादाजी संज्ञा है। ठीक है, दादाजी संज्ञा है और दादाजी खा क्या रहे हैं? खाना। तो किसके द्वारा खाया जा रहा है? तो ये ने क्या है? इसमें दादाजी क्या है? दादाजी क्या है? कर्ता है। इसलिए इसमें दादाजी ने यानी कर्ता के द्वारा, तो कौन चिन्ह लगाया? ने। तो यानी कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे दादाजी करने वाले हैं और ये संज्ञा भी है। ठीक है, तो इन्होंने, ये जो कारक है, ये ने जो चिन्ह है, ने, ये क्या है? ये कारक का चिन्ह है और ये दादाजी के बीच और खाना के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे कारक चिन्हों का उपयोग हुआ है। अब हम आएंगे जानेंगे कि कारक के प्रकार कितने होते हैं। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। आप पहले सुनिए, फिर बाद में बीच में बोलिएगा जब आपसे पूछा जाएगा। तो फिर आप तो समझेंगे कि कारक के कितने चिन्ह होते हैं, कारक की कितनी विभक्ति होती है। तो कारक के 8 विभक्ति होती है। ठीक है, कारक के प्रकार। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से होते हैं कारक और उनकी विभक्ति। ये विभक्ति उनको चिन्हों के कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कर्ता कारक, इसकी विभक्ति क्या है? ने। कर्ता ने कर्म कारक। हाँ, कर्म को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, करण से और करण से या के द्वारा, ये विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है, इसको हम विभक्ति का चिन्ह, ये विभक्ति कहते हैं। ये विभक्ति मतलब चिन्ह, यानी ये जो कारक है, हमारे 8 कारक होते हैं, उनके चिन्ह किसके द्वारा? हर जगह तो कर्ता और कर्म और करण लिखकर आता नहीं है। क्या
द्वारा ही पहचानते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान, अपादान से, अपादान से, ठीक है। हाँ, अपादान से फिर क्या आता है हमारा संबंध, संबंध, ठीक है। क्या आता है संबंध, संबंध क्या आता है का के और की। उसके बाद हमारा आता है अधिकरण, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक का विभक्ति क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में पर। उसके बाद आता है संबोधन हे हो अरे, ठीक है। संबोधन, संबोधन में आता है हे हो अरे, ठीक है। ये हमारा क्या है कि ये सारे 8 हमारे विभक्ति होते हैं, कारक होते हैं। कारक पर अगर कोई पूछता है कि कारक कितने प्रकार का होता है या कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे कि कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। और कैसे होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है, आप एग्जाम दोगे तो कभी कभी कोई पूछ लेता है कि ठीक है आपका जितने भी कारक हैं उन कारक चिन्हों को लिखिए, तो आप इस तरह से उसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब हम आगे चलेंगे कर्ता कारक पे। अब हम जानेंगे कि ये कर्ता कारक क्या होता है। पहले तो हम लोगों ने जाना कि कारक किसे कहते हैं, तो आप सभी लोगों ने बताया कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं उसको हम, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। फिर हमने जाना कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, और संबंध कारक और संबोधन, ये 8 होते हैं। और उनके विभक्ति चिन्हों को भी हमने जाना कि इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग पहले दिन चर्चा करेंगे कि कर्ता कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, कर्ता कारक का मतलब होता है जो करने वाला, यानी जिसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि, यदि मैं कहूँ कि लड़का खेल रहा है, ठीक है, अगर कर्ता कारक में बात हो कि लड़का खेल रहा है, ठीक है, तो काम, लड़का कौन है, कर्ता है, और वो काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, लड़का खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें बात है कि कर्ता कारक यानी लड़का क्या है, करता है, करने वाला है, ठीक है, और वो काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। इसलिए हम समझेंगे कि ये कर्ता कारक है, यानी हमें पता चल रहा है कि कर्ता कारक में जो करने वाला है उसी को, तो लड़का कौन है, लड़का करने वाला है। देखिए इसमें माता जी खाना बना रही है, माता जी ने किताब दिया, ये सब क्या है, काम किसके द्वारा हो रहा है, कर्ता के द्वारा हो रहा है। तो लड़का खेल रहा है तो इसमें लड़का कर्ता हो गया। माता जी ने किताब दी, ठीक है, माता जी ने किताब दी। अब माता जी काम कौन कर रही है, कर्ता है ये, माता जी ने किताब दिया है, ठीक है, तो माता जी क्या हो गई, इसमें कर्ता हो गई। अब आप समझ में आया आपको कि जो जिसके द्वारा काम किया जाता है वही कौन होता है, वो कर्ता कारक होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, अब जैसे आप देखोगे कि लड़का खेलता है, जो हमने उदाहरण दिया था उसमें पहचान कैसे होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि लड़के के द्वारा काम हो रहा है, यानी काम कौन कर रहा है, तो लड़का कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ कौन प्रश्न करने पर। अब देखिए एक तरीका और है इसको समझने का, वाक्य में
अगर आता है जैसे प्रश्न करें कि कौन खेल रहा है, हमारा प्रश्न हो कि कौन खेल रहा है, तो आप कहोगे कि लड़का खेल रहा है, यानी हमको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि इसमें कर्ता कौन है, तो लड़का है। दूसरा उदाहरण था कि माता जी ने किताब दिया। अब आप पूछोगे कि कौन किसने किताब दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो आपका उत्तर होगा कि माता जी ने किताब दिया। यानी इसका मतलब कि काम किसके द्वारा हो रहा है, माता जी के द्वारा हो रहा है। आया समझ में यहाँ तक? हाँ, देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसके विशेष नियम। कभी कभी ये तो साधारण तरीके से था कि हमें पता चला कि हाँ कौन खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है, किताब किसने दी, तो माता जी ने दी। अब कभी कभी क्या होता है कि कर्ता के साथ ने के अलावा को के द्वारा से परसर्ग भी प्रयोग होता है। कह रहे हैं कि कर्ता कारक के साथ ने के अलावा को के द्वारा से परसर्ग भी प्रयोग होता है। अब जैसे कह रहे हैं हम कि दीदी को बाजार जाना है, दीदी को बाजार जाना है, तो कर्ता ने कर्म को, अब देखिए इसमें कर्म कारक भी आया, लेकिन इसमें मेन कौन है, प्रमुख कौन है, दीदी है। क्यों? क्योंकि दीदी को ही बाजार जाना था, यानी दीदी जो है वो कर्ता है, ठीक है। तो उसमें अगर और कोई चिन्ह आता है, जैसे को आया, यहाँ पे को का इस प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें कर्म कारक की जो कर्ता कारक है उसी के विषय में जानना है, तो हम मेन क्या करेंगे, दीदी को बाजार जाना है, परंतु ये दिमाग में रहेंगे कि इसमें कर्ता कौन है। अगर दीदी को बाजार जाना है, या तो कर्म हो गया, कर्म की बात हो रही है, लेकिन कर्म कर कौन रहा है, तो दीदी कर रही है, इसलिए दीदी कौन है, कर्ता कारक है। आया बच्चों समझ में? यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ओके 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 ओके। Excuse me. हाँ, अब हम बात करेंगे, क्या बोली मैम? मैं बोल रही हूँ एक एग्जाम्पल समझ नहीं आया। कौन सा? मैम कर्म कारक में दिया है राहुल ने घोड़े को घास दी, तो मैं हाँ, तो ये राहुल हो गया, तो ये ठीक है, आपने एक विशेष नियम में पढ़ा कि कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने के अलावा को के द्वारा से भी प्रयोग होता है, लेकिन जब हम उसको कर्ता कारक में देखते हैं तो काम कौन कर रहा है। अगर घोड़े को घास कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है, राहुल दे रहा है, तो करने वाला कौन हो गया, राहुल हो गया। तो जब राहुल हो गया तो हम सबसे जब बात किसकी करेंगे, राहुल को ही कहेंगे कि राहुल करता है, इसलिए इसमें करता। उसमें और क्या चिन्ह आ रहे हैं उस पर हमें नहीं देखना है, लेकिन जब हमें कर्ता कारक के बारे में देखना है तो घोड़े को घास तो कौन दे रहा है, राहुल दे रहा है, यानी काम करने वाला कौन है, राहुल है, इसलिए इसमें राहुल कौन है, कर्ता कारक है। आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब सेकेंड हम आते हैं कर्म कारक पे, ठीक है। अब देखिए कर्म कारक में यही होता है कि कर्म की प्रधानता होती है यहाँ कि काम किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, कर्म किस पर हो रहा है, काम तो जो कर रहा है वो कर्ता कारक हो गया, पर उसके द्वारा किया गया काम वो कर्म होता है, वो किस पर हो रहा है, तो उसकी हम बात करेंगे। एक तो हो गया कर्ता कारक यानी करने वाला, और दूसरा कौन है, कर्म यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है। आया समझ में? अब जैसे देखिए क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा पर पड़ता है, ठीक है, क्रिया का व्यापार का फल अगर कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा पर पड़ता है, वहां पर होता है कर्म कारक, ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, हमारा उदाहरण होगा कर्म कारक का कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि कर्म कारक में होता क्या है कि कर्ता के ऊपर प्रभाव ना पड़कर जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े, कर्म की प्रधानता हो, वो क्या होता है, वो कर्म कारक होता है। अब कहेंगे हम कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप कहोगे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आप कहोगे कि मैम कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा था कि जो खेल रहा है, जो कर्म कर रहा है उसकी प्रधानता है, लेकिन अब हम ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बच्चे तो करता है, लेकिन अभी हमने बताया कि कर्ता पर प्रभाव न पड़ के कर्म पे पड़े,
वो कर्म किसके साथ कर रहे हैं? क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कर्म कारक में क्या है? क्रिकेट क्या है? कर्म कारक है, यानी कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो बच्चे कर्ता हो गए, क्रिकेट कर्म हो गए, यानी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कर्म किस पर कर रहे हैं? क्रिकेट पर कर रहे हैं। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। जैसा कि अभी बताया गया था कि जिस पर कर्ता पर प्रभाव न पड़ के कर्म की प्रधानता हो, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता न हो करके कर्म की प्रधानता हो, वहाँ पर कर्म कारक होता है। अब आप कहोगे कि राहुल ने घोड़े को घास दी, अभी किसी का था ये, तो यहाँ पे तो कर्म कारक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कर्ता कारक की बात हो रही है। यही जब कर्म कारक में होता तो इसमें किसकी प्रधानता होती? राहुल की प्रधानता होती कि राहुल ने घोड़े को घास दिया, यानी राहुल ने कर्म किया, ठीक है। तो राहुल ही करता है, मेन करता ही हो गया। लेकिन अब हम कर्म कारक में पढ़ेंगे तो कहेंगे कि राहुल ने घोड़े को घास दिया। किसने दिया? राहुल ने घोड़े को घास दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कर्ता की प्रधानता देनी है, हमें किसकी करनी है? प्रधानता देनी है, हमें कर्म की प्रधानता देनी है। तो राहुल क्या हो गया? राहुल ने, यानी कर्ता ने, तो राहुल क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। और घोड़े को कर्म किसके ऊपर कर रहा हो? घोड़े के ऊपर कर रहा है। तो कर्ता ने कर्म को, ऐसे आप देखेंगे, कर्ता ने कर्म को, यानी राहुल ने घोड़े को, तो कर्म किसके ऊपर हुआ? घोड़े के ऊपर हुआ। तो राहुल इसमें कर्ता हो गया और घोड़ा क्या हो गया? कर्म हो गया। क्योंकि ये कर्म कारक की बात हो रही है तो इसमें प्रधानता किसकी होगी? कर्म कारक की। तो इसमें राहुल ने घोड़े को घास दिया, तो इसमें कर्म देखना है कि हमने, राहुल ने किसके ऊपर कर्म किया? तो राहुल ने घोड़े के ऊपर कर्म किया। आई बात समझ में? हाँ बताएं। Yes, ma'am. हाँ बताएं। कोई ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पूछा रहता है कि कर्म कारक लिखेंगे या कर्ता कारक? नहीं बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यही आ गया कि राहुल ने घोड़े को घास दिया और इसमें कर्म कौन है? कर्म कारक, इसमें कर्म किस पर हुआ है? तब आप बताओगे कि इसमें कर्म घोड़े पर हुआ है, अर्थात यह कर्म कारक है। लेकिन आपके प्रश्न में पूछ लिया जाए और उदाहरण दे दिया जाए कि राहुल ने घोड़े को घास दिया, तो और प्रश्न में आए कि इसमें कर्ता कौन है, तब आप कहोगे कि इसमें राहुल करता है। मेन कौन है? राहुल है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपका कर्ता कारक के विषय में पूछ रहा है, तो आप कर्ता राहुल को बताओगे। यदि प्रश्न में आपको कर्म कारक पूछेगा तो आप कर्म की प्रधानता बताओगे, तो वहां पे कर्म कौन सा हो जाएगा? घोड़े को। आया बात समझ में? आई समझ में बात? यस मैम। है ना? आप दोनों ध्यान देखिए, रखिएगा। आप जैसे मान लीजिए कि इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण है हमारा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें किसकी प्रधानता है? ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रश्न आपका हो जाए कि इसमें किसके द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है या कौन क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे आएगी प्रधानता की कर्ता की बात कह रहा है। ऐसा होगा कि यहाँ पे कर्ता के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो बच्चे के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, यानी बच्चा कौन है? इसमें कर्ता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। यदि आपके प्रश्न में पूछा जाए कि किसके ऊपर कर्म हो रहा है, तो आप कहोगे कि क्रिकेट के ऊपर कर्म हो रहा है, यानी इसमें कर्म की प्रधानता है। तो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि प्रश्न आपको किस तरह से पूछ रहा है। प्रश्न आपको कर्ता के विषय में पूछ रहा है या प्रश्न आपको कर्म के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देते हुए आप प्रश्न को हल करेंगे। आई बात समझ में? बच्चे यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? कर्ता और कर्म में सबसे पहले तो आप, हाँ, तो सबसे पहले बस आपके दिमाग में ये
पे कर्ता कारक होता है, और जहां पर किस पर किया जा रहा है ना, बच्चा काम तो कर रहा है पर किस पर कर रहा है, तो वहां पे जहां पे कर्ता पे प्रधानता न होकर सीधे कर्म की प्रधानता हो, वहां पर कर्म कारक होता है। ये अंतर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पे सिर्फ कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्ता कारक होता है, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को देखा जाता है कि किसके ऊपर क्रिया की गई है, किसके ऊपर कर्म किया गया है, वहां पर कर्म कारक होगा। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होगी? कर्ता ने और कर्म को, ठीक है, कर्म को, ये उसकी विभक्ति चिन्ह होगी। ऐसे हम समझ लेंगे कि बच्चे ने क्रिकेट खेला, तो कर्ता कौन है इसमें? बच्चा है। किसको खेला? क्रिकेट को खेला, तो कर्म किसके ऊपर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर हो रहा है, तो क्रिकेट क्या है? कर्म कारक है। ऐसे आप इसको समझोगे। आया समझ में? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुआ?